नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पर्वत एवं पर्वत निर्माण के सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत या पहाड़ भूपृष्ठ पर द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण उच्चावच हैं। प्रथम श्रेणी में हम जानते हैं कि महाद्वीप और महासागर आते हैं और द्वितीय श्रेणी पर इन पर बनने वाले पर्वत पठार मैदान आते हैं। सामान्यतः अपने निकटवर्ती धरातल से एकदम ऊंचे उठे हुए भाग जो शीर्ष की ओर संकरे होते जाते हैं उसको हम पर्वत कहते हैं। सैलिसबरी के अनुसार पर्वत विशेष ऊंचाई वाले वो स्थल रूप होते हैं जिनका शिखर बहुत संकुचित होता है। फिंच के अनुसार समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग जो निकटवर्ती धरातल से 26 से 35 डिग्री तक कोण बनाते हैं पर्वत कहलाते हैं। सारांश रूप में पर्वत के लिए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। अपने निकटवर्ती धरातल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा भाग होना, उसका ढाल प्राय 25 से 40 मीटर के मध्य होता है, आधार चौड़ा और शीर्ष संकरा होता है। धरातल के लगभग 27% भाग पर पृथ्वी पर पर्वत पाए जाते हैं। विस्तार एवं आकृति में पर्याप्त भिन्नता के कारण पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत श्रृंखला और एकाकी पर्वत आदि। अब ये विभिन्न प्रकार की जो पर्वतों के संबंध में टर्मिनोलॉजी है, इसके हम विस्तृत अध्ययन करते हैं कि पर्वत शिखर। पर्वत शिखर निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से गुंबद या नुकीले सींग की भांति ऊपर उठे पर्वतीय खंड को शिखर कहते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट आबू आदि। दूसरा है पर्वत कटक, माउंटेन रिज। जब कुछ किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिला चला गया हो जिसमें कई शिखर पाए जाएं, उसे कटक कहते हैं। ये एक लंबा एवं संकरा पर्वतीय भाग होता है, जैसे अपलेशियन पर्वत, बुलरेज, अरावली की आबू कटक। ये इनके उदाहरण हैं कटक के। नेक्स्ट आता है पर्वत श्रेणी। जब लंबी दूरी तक बड़े भाग में एक ही काल के निर्मित पर्वत विस्तृत होते हैं, उसमें कटक, शिखर, जटिल बोर्ड आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, जैसे एटलस पर्वत श्रेणी, पेनरिज श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी। पर्वत तंत्र, माउंटेन सिस्टम। जब एक ही युग की पर्वत निर्माणकारी शक्तियों से एक साथ कई पर्वत श्रेणियां विकसित होती हैं, तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत तंत्र। हिमालय में कई पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जो अनेक घाटियों द्वारा प्राय अलग दिखती हैं। कार्डिलेरा। जब विभिन्न युगों की पर्वत श्रेणियां या पर्वत तंत्र समांतर फैले हुए हों, जिनमें पहाड़ियां एवं जटिल संरचनाएं पाई जाती हों, तो ये कार्डिलेरा कहलाते हैं। इन पर्वतों का विस्तार अनियमित भी हो सकता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट में विस्तृत रॉकी पर्वत प्रदेश पश्चिम कार्डिलेरा के उत्तम उदाहरण हैं। पर्वत समूह, माउंटेन ग्रुप। यह पर्वतों का एक उच्च स्थल खंड होता है, किंतु यहाँ पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। इसमें स्थित कटक श्रेणियाँ एक सीध में होकर असमान रूप से गोलाकार रूप में फैली होती हैं। पर्वत श्रृंखला, माउंटेन चेन। पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला में विभिन्न कालों में उत्पन्न तथा विभिन्न कारणों से निर्मित पर्वत एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। इनके मध्य में ऊंचे पठारी खंड भी हो सकते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला इसका अच्छा उदाहरण है पर्वत श्रृंखला का। एकाकी पर्वत, आइसोलेटेड माउंटेन। जब प्राय ज्वालामुखी पर्वत इस श्रेणी में आते हैं, वैसे भ्रंश क्रिया से बनने वाले पर्वत भी एकाकी पर्वत कहलाते हैं। ये दूर से बिखरे होते हैं। कभी कभी पठारी भाग में अत्यधिक छट जाने एवं स्थानीय विवर्तनिक गतियों के प्रभाव से ऐसे पर्वत बन सकते हैं। कलिमिंजारो पर्वत इसका उत्तम उदाहरण है। पहाड़ी एवं डूंगरी, हिल एंड हिलॉक। पर्वतों के उप प्रारूप के अतिरिक्त पहाड़ी व डूंगरी जैसे कई कम ऊंचाई के प्रतिरूप भी मिलते हैं, जैसे मैदानों के संदर्भ में स्थानीय भाषा में डूंगर या पहाड़ भी कहते हैं। चट्टानी संरचना वाला वह भाग जो निकटवर्ती धरातल से सामान्यतः 300 मीटर ऊंचा हो, पहाड़ी कहलाता है। उत्तर पूर्वी भारत में लुसाई, पटकोई, नागा पहाड़ियाँ इसका उदाहरण है। पहाड़ी का छोटा भाग डूंगरिया, डूंगर या मगरी, मगरा आदि कहलाता है।
चट्टानी संरचना वाला वह भाग जो निकटवर्ती धरातल से 200 मीटर से ऊंचा हो, वह ढाल भी पहाड़ी से कम हो, डूंगरी कहलाता है। पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचाई के आधार पर, यद्यपि ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, फिर भी मोटे तौर पर ऊंचाई के आधार पर इनके 4 वर्ग माने जाते हैं। निचले पर्वत, लोअर माउंटेन, इनकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक होती है। विश्व के अधिकांश प्राचीन पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। विंध्याचल इसका उदाहरण है, ले सकते हैं। नंबर 2, कम ऊंचे पर्वत, इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1350 मीटर तक होती है। इन्हें रुक्ष पर्वत भी कहते हैं। नंबर 3 है घर्षित या मध्यम ऊंचाई वाले पर्वत, इनकी ऊंचाई 1350 से 1800 मीटर तक होती है। अपरदन के प्रभाव से इनकी ऊंचाई घट चुकी होती है। अरावली इसी वर्ग का उदाहरण है। अधिक ऊंचे पर्वत, इनकी ऊंचाई 1800 मीटर से अधिक होती है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत हिमालय, रॉकीज, एंडीज इस वर्ग में आते हैं। तो ये ऊंचाई के अनुसार इसके 4 प्रकार हुए। अब आता है रचना विधि या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में अनेक प्रकार के बलों, प्रक्रियाओं का योग रहता है। इस आधार पर पर्वत मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वलित या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, इनकी उत्पत्ति आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से भू अवनतियों के विकास के पश्चात धरातली भाग पर उत्पन्न खिंचाव, कंप्रेशन से मोड़ पड़ने से होती है। यह मोड़ पड़ने कई अवस्थाओं में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचे वलित पर्वत होते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भू अवनतियों से ही वलित पर्वतों का निर्माण 15 से 20 करोड़ वर्षों के अंतर पर होता रहता है। अब तक की 4 मोड़दार पर्वत निर्माण घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में सबसे ऊंचे पर्वत एल्पाइन युग के नवीन मोड़दार पर्वत, रॉकीज, एंडीज, हिमालय, आल्पस आदि इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्राचीन वलित पर्वतों में अपलेशियन, विंध्याचल, अरावली, यूराल आदि सम्मिलित हैं, जो कि अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2 आता है गुंबदाकार पर्वत। जब विशेष दशा में भूमि के नीचे लावा का जमाव गुंबदाकार में हो अथवा धरातल पर इससे गुंबद जैसा उभार बन जाए तो इसे गुंबदाकार पर्वत या लेकोलिथ पर्वत कहते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य के उटाहा राज्य में स्थित हेनरी पर्वत इसका सुंदर उदाहरण है, उटाहा राज्य में। नेक्स्ट है ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। इस पर्वत का विकास तनाव जनित भ्रंश क्रिया से होता है, अतः इसे भ्रंश या भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। जब भूतल के किसी क्षेत्र में 2 समानांतर भ्रंश पड़ने के पश्चात बीच का भाग ऊपर उठकर रह जाए तो ऐसा पर्वत बन जाता है। प्राय एकाकी पर्वत होते हैं। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का होस्ट एवं पश्चिम संयुक्त राज्य के ओरेगन राज्य में इसके उदाहरण मिलते हैं। अवशिष्ट पर्वत, अनाच्छादन की शक्तियों से पठार एवं पर्वतीय भाग कटते छटते रहते हैं, अतः ऐसे भागों में निरंतर घिसाव के बाद कठोर भूभाग बचे रहते हैं। ये प्राय गुंबदाकार एवं कठोर चट्टानों के होते हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य का स्टोन पर्वत, भारत में अरावली, विंध्याचल, महादेव, मैकाल, राजमहल की पहाड़ियाँ, दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल में स्थित 3 सिस्टर्स पहाड़ियाँ इसके उदाहरण हैं। मैप में आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वतें हैं, तो ये आपको कई बार मैप में भी इसको अंकित कराया जाता है। तो नक्शों का अध्ययन अति आवश्यक है। पहला क्वेश्चन आपके 30 नंबर का आता है जिसमें आप अच्छे अंक भी ले सकते हो और उसमें मैप आते हैं। तो जहाँ पर अब पर्वतों का है तो पर्वत चाहे अपलेशियन है, एटलस है, आल्पस, आपके काकेसस, माउंट एवरेस्ट, हिंदुकुश, एल्बुर्ज, तो ये आपके मैप में दिए हुए तो ये इनको मैप में अंकित कराया जाता है। नेक्स्ट है संग्रहित पर्वत। धरातल पर मिट्टी, मलबा, लावा इत्यादि पदार्थों के संग्रहण से उत्पन्न होने वाले पर्वतों को संग्रहित पर्वत कहते हैं। प्रारंभ में छोटे टीली के रूप में होते हैं, किंतु कालांतर में जमाव जारी रहने से इनका आकार बढ़ जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले पदार्थों के जमाव से भी ज्वालामुखी पर्वतों की रचना होती है। विभिन्न प्रकार के शंकुओं के कारण इन पर्वतों की में भी भिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य में शास्ता, जापान में फ्यूजियामा, इक्वेडोर में कोटोपेक्सी, इटली में विसुवियस तथा फिलीपींस में मेयान पर्वत इसके उदाहरण हैं संग्रहित पर्वत के। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणकारी घटना या कार्यक्रम के आधार पर पर्वतों के प्रकार। पृथ्वी की सतह पर ठोस बनने से लेकर आज तक के लगभग 150 से 180 करोड़ वर्षों के काल में अनेक बार पर्वतों का निर्माण हुआ है।
प्रत्येक बार पर्वतों के निर्माण को पर्वत निर्माणकारी हलचल या घटना कहते हैं। भूवैज्ञानिकों ने अब तक की ज्ञात पर्वत निर्माणकारी घटनाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया है। नंबर 1 है चार्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना, नंबर 2 कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, नंबर 3 हर्सिनियन व अर्टाई पर्वत निर्माणकारी घटना, और 4 है अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना। सबसे पहले आता है चार्नियन घटना। इसे चार्नियन वाल्टनिक घटना भी कहते हैं। यह घटना पूर्व कैम्ब्रियन काल की है, संभवतः 50 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व के या अति प्राचीन काल के मोरदार पर्वत इसमें सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, सतपड़ा, कुड़प्पा आदि पर्वत, स्कैंडिनेविया के पर्वत, संयुक्त राज्य के महान झीलों से पूर्व के पर्वत आते हैं। ऐसे पर्वतों का अपरदन के पश्चात कई बार पुनः उत्थान भी हो चुका है। अब ये घिस घिस कर बहुत नीची पहाड़ियों में बदल गए हैं। नेक्स्ट है कैलेडोनियन घटना। ये पर्वत निर्माणकारी घटना डेवोनियन एवं सिल्वरियन काल में आज से लगभग 32 से 35 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इसी समय स्कॉटलैंड में कैलेडोनिया, यूरोप के स्कैंडिनेवियन पर्वत, उत्तरी आयरलैंड पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका के महान अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इनमें अपलेशियन अपनी युवावस्था में हिमालय एवं रॉकीज से भी अधिक विशाल थे। भारत में स्पीति, गढ़वाल, महादेव आदि पर्वत इसी काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट है हर्सिनियन घटना। इसे वास्करिन अर्टाई आर्मेनिकन पर्वत निर्माणकारी घटना भी कहते हैं, क्योंकि इस घटना का विस्तार संपूर्ण यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक रहा। यह घटना कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन युग के 22 करोड़ वर्ष पूर्व की है। अधिकांश मध्य एशियाई पर्वत थ्यानसान, सान, अर्टाई, खिंगन, याब्लो, नाय, स्टेनोवाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कार्डिलेरा, यूरोप के पेनाइन, वासजेस, कार्पेथियन, मेसिटो आदि इसी क्रम के पर्वत हैं। इसी समय अपलेशियन में अरावली में भी पुनः उत्थान हुए हैं। नेक्स्ट है एल्पाइन घटना। ये सबसे बाद की पर्वत निर्माणकारी घटना है। इसका प्रारंभ आज से 6-7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। इस काल में पर्वतों का अधिकांश विकास 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व का हो चुका था। वर्तमान में विश्व में सबसे विशाल एवं सर्वोच्च पर्वत है। इसमें संपूर्ण दक्षिण एशिया के टर्की से बर्मा तक के पर्वत, टारस, पांटिक, एल्ब्रूज, हिंदकुश, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय, अराकानियोमा, यूरोप के आल्पास, पेरेनीज, कार्पेथियन, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रॉकीज, एंडीज, न्यूजीलैंड के दक्षिण आल्पस मुख्यतः सम्मिलित हैं। इनकी कई शाखा पर्वत श्रेणियां भी हैं। नेक्स्ट है पर्वत निर्माण के सिद्धांत। अभी हमने इसके प्रकार पढ़े। अब ये के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ है। पर्वत निर्माण के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने व्यक्त किए हैं, जिनमें पर्याप्त भिन्नता है। पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। इसके अनुसार धरातल पर क्षैतिज संचलन द्वारा वलन पड़ने से पर्वतों का जन्म हुआ है, और द्वितीय वर्ग के अनुसार पर्वतों का निर्माण धरातल पर लंबवत संचलन के कारण होता है। जैसे पर्वतों की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत निम्न प्रकार है। कोबर का भूसंहति सिद्धांत, जियोसाइक्लिक थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर ने संकुचन विचारधारा को आधार पर भूसंहति एवं पर्वत निर्माण की व्याख्या 1923 में प्रस्तुत की। उसने पृथ्वी के ठंडा होने एवं संकुचन होने के साथ साथ दृढ़ भूखंडों में भूसंहतियों की संकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार पेंजिया महाद्वीप के अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस महासागर भूसंहति थी। इसमें निरंतर अवसाद जमा होने से तली में धंसाव होता रहा। इस दबाव से निरंतर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पास आते गए। ऐसे भूसंहति में जमा अवसादों में मोड़ पड़ते गए और इस सिद्धांत को मध्यपिंड सिद्धांत भी कहा गया। कोबर का सर्वाधिक ध्यान दृढ़ भूखंडों तथा भूसंहतियों के मध्य संबंध स्थापित करने पर था। उनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित था। वर्तमान पर्वतों के स्थान पर कोबर ने भूसंहति यहाँ स्थित बताई, जो कि पर्वतों निर्माण का स्थल थी। उसने पर्वत निर्माण की 2 अवस्थाएं, भूसंहति के निर्माण की अवस्था और पर्वत निर्माणकारी अवस्था को बताया। प्रथम अवस्था भूसंहति के निर्माण की होती है। भूसंहति सक्रिय व लंबे जलपूर्ण गर्त होते हैं। प्रत्येक भूसंहति के दोनों ओर पास दृढ़ भूखंडों की स्थिति होती है। कोबर ने इन्हें अग्र प्रदेश, फोरलैंड या क्रेटोजेन कहा। पार्श्ववर्ती भागों में अपरदन के कारण क्षयित पदार्थ भूसंहति में एकत्रित होता रहता है। अवसादों के निरंतर निक्षेपण से भार में वृद्धि होती है और भूसंहतियों की तली का धसाव होने लगता है।
लंबे समय तक ये प्रक्रिया जारी रहने से भूसंरचनाएं अत्यधिक गहरी होती जाती हैं तथा उनमें पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक तलछट का जमाव हो जाता है। दूसरी अवस्था में संकुचन से प्रेरित क्षैतिज संचलन होता है और भूसंरचनाओं के दोनों पार्श्व अग्र प्रदेश एक दूसरे के निकट खिसकने लगते हैं। दोनों पार्श्वों के निकट आने से उत्पन्न संपीड़न की शक्ति के कारण भूसंरचना के तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं। इससे दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का जन्म होता है, जिन्हें कोबर ने रेंट केटेन कहा। यदि संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो मात्र पार्श्ववर्ती किनारों पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है तथा बीच का भाग वर्णन की क्रिया से अप्रभावित रहता है, जिसे कोबर ने श्वासनिष्ठ वर्ग या मध्यपिंड कहा। यदि संपीड़न शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है तो भूसंरचनाओं का समस्त तलछट वलित होकर पर्वत में बदल जाता है तथा मध्यपिंड का निर्माण नहीं होता। इस सिद्धांत की व्याख्या कोबर ने वलित पर्वतों के उदाहरण देकर की। उसने बताया कि तेथिस सागर भूसंरचना के उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका जड़ भूखंड थे। इनके निकट खिसकने से आल्प्स पर्वत श्रेणियां बनी। हंगरी का मैदान मध्यपिंड के रूप में स्थित है। इसी प्रकार हिमालय तथा कुनलुन पर्वतों के मध्य तिब्बत का पठार मध्यपिंड का उदाहरण है, जो कि तेथिस भू अवनति के दोनों ओर पार्श्व में स्थित अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जैसे भूखंडों के एक दूसरे से निकट खिसकने का परिणाम है। आलोचना। यद्यपि कोबर का सिद्धांत पर्वतीकरण की समुचित व्याख्या करता है, लेकिन इसकी में भी कुछ दोष हैं। नंबर 1, पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी बल संकुचन में सामर्थ्य पर संदेह। इससे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत या विशाल पर्वतों का निर्माण कैसे हो सकता है। नंबर 2, अग्र प्रदेशों के दोनों ओर से आने वाले समान दबाव सुएज ने असममिति प्रकट की है। उसके अनुसार एक पार्श्व ही सरकता है। नंबर 3, इस सिद्धांत में पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वतों की व्याख्या हो जाती है, किंतु उत्तर दक्षिण में विस्तृत रॉकीज एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं होती। नंबर 4, भूसंरचना के वितरण का समुचित उल्लेख नहीं किया है। नेक्स्ट आता है जेफ्रे का तापीय संकुचन सिद्धांत। जेफ्रे का सिद्धांत पृथ्वी के संकुचन पर आधारित है। पृथ्वी अपने उत्पत्ति काल से ही ताप में ह्रास के कारण निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ती जा रही है। उसने परिकलन करके बताया कि संकुचन के कारण पृथ्वी के व्यास तथा परिधि में कमी आई है। जेफ्रे ने माना कि शीतल होने की क्रिया परत के रूप में होने से पृथ्वी पर कई संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत शीतल हुई तथा सिकुड़ी। इसके बाद में निचली परत सिकुड़ने लगी। ऊपरी परत निचली परत से बड़ी होने के कारण झुककर निचली परत पर ध्वस्त होने लगी। नीचे वाली परत को अपने से निचली परत से सटे रहने के लिए फैलना पड़ता है। वलन एवं भ्रंशन के कारण परिणामस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। जेफ्रे ने बताया कि पर्वत निर्माण धरातल में सर्वत्र नहीं होता। जहाँ चट्टानें मुलायम तथा लचीली होती है वहाँ पर पर्वत निर्माण होता है। शीतल होने की क्रिया महाद्वीपों की अपेक्षा सागरीय तली के नीचे अधिक होती है, अतः पर्वतों की स्थिति महासागरों के सामने या समानांतर होती है। आलोचना। संकुचन बल पर्वत निर्माण की व्याख्या हेतु अपर्याप्त है। पृथ्वी की संकेंद्रीय परतों के में ठंडा होने की कल्पना भ्रामक है। मात्र संकुचन बल से हिमालय जैसे विशाल पर्वतों का निर्माण असंभव लगता है। आल्प्स तथा हिमालय की स्थिति महासागरों के समानांतर नहीं है। जब पृथ्वी पर सर्वत्र संकुचन हुआ तो जल व स्थल के वितरण में समानता होनी चाहिए थी। भूपृष्ठ पर पर्वतों के वितरण में निश्चित प्रतिरूप पाया जाता है, जबकि इसका सिद्धांत के अनुसार वितरण में निश्चित प्रणाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट है डेरी का महाद्वीपीय स्खलन या फिसलाव का सिद्धांत। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी ऑफ डेरी। डेरी ने पृथ्वी पर महाद्वीपीय महासागरों के वितरण स्वरूप उसमें आए परिवर्तन, पर्वत निर्माण हेतु भू अवनतियों का विकास जैसी प्रचलित प्रमुख धारणाओं को गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर 1926 में समझाने का प्रयास किया। यद्यपि उस समय तक रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता, संवैनिक धाराएं, भूतल के भीतर की उष्णता का महाद्वीपों के भाव पर प्रभाव जैसे दृष्टिकोण पर चिंतन प्रारंभ हो गया था, किंतु डेरी ने अपने संपूर्ण विचारधारा गुरुत्वाकर्षण पर ही आधारित मानी। डेरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात निरंतर ठंडा होने से एक प्राथमिक आर्द्र परपट्टी बनी। इस परपट्टी के नीचे विशाल गर्तों में सागर बने। पेरेजोइक कल्प के पूर्व तक अधिकांश महाद्वीपीय पिंड दोनों ध्रुवों पर एवं विषुवत रेखा के निकट उभरे हुए 3 गुंबदों की भांति विस्तृत थे। इन कठोर पिंडों या महाद्वीपीय गुंबदों के बीच गर्तों में सागर थे। उस समय का प्रशांत महासागर आज के प्रशांत महासागर से अधिक विस्तृत था।
कठोर पिंडों या स्थल भाग के अपरदन द्वारा अवसाद निरंतर भूसंरचनाओं में जमा होते गए, इनसे इसका भार घट गया। सागरों की आद्य पपड़ी पर भी इन अवसाद जमाओं का दबाव बढ़ने लगा, अतः दबाव के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का भी बढ़ता गया। इसका दोहरा प्रभाव पड़ा, एक तो महाद्वीपीय पिंड चपटे या अंडाकार बनने लगे और दूसरे महाद्वीपीय तली में अवसादों का भार बढ़ने लगा से वे टूटकर भूगर्भ की निचली परत में डूबने लगे। इससे सागर तली पर दबाव व धसाव की क्रिया होने लगी। जो जो उभरे हुए चौड़े हुए भूमध्याकार स्थल भाग दबाव मुक्त होते गए, उनकी ऊंचाई भी पर्वत खंडों के रूप में बढ़ती गई। ऊपर का भाग हल्का होने से भार में अपेक्षित कमी आई। इस समय गुंबदों के नीचे पृथ्वी के अधिक दबाव वाले महासागरीय क्षेत्रों से भूगर्भ में ही पदार्थ गुंबदों के नीचे की ओर प्रवाहित होने लगा। इससे उभरे हुए गुंबदाकार पिंडों के नीचे कालांतर में अधिक पदार्थ संग्रहित होते गए। कालांतर में इसके प्रभाव से स्थल पिंडों की वृद्धि होने एवं किनारों के भागों पर दबाव वृद्धि होने लगी। इस दबाव वृद्धि का प्रभाव नीचे महासागरीय आद्य प्रवृत्ति पर भी निरंतर बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात दबाव की अतिरिक्तता के से कठोर परपटी एवं कठोर पिंड टूटने लगे। ये टूटे हुए खंडों में बड़े पिंडों के आकार में भू अवनति की ओर फिसलाव करने लगे। इसी से भू अवनति पर दबाव बढ़ने से पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ऐसा होते हुए जब आद्य प्रवृत्ति अपने नीचे की उच्च ताप वाली द्रव प्रवृत्ति के संपर्क में आती है तो चट्टानों के पिघलने की क्रिया होती है। इससे अतिरिक्त आगरी चट्टानों का निर्माण होता है। ये नहीं, आद्य प्रवृत्ति विशेष दबाव से प्रभावित भू अवनति का टूटा भाग स्खलित होकर अधः स्तर में डूबने लगता है। इससे वह पिघल जाता है और उसका आयतन भी बढ़ने लगता है। इस क्रिया से पर्वतों का उत्थान होने लगता है। इस सिद्धांत की भी लोगों ने आलोचना की है। नंबर 1, प्रारंभ से ही ऊपरी प्रवृत्ति का घनत्व अधिक व नीचे पपड़ी का घनत्व कम पाना, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सका। नंबर 2, डेली महाद्वीपों की स्थिति में कालांतर में आए परिवर्तन तथा उसका पर्वत निर्माण से कोई संबंध जैसी बात नहीं समझा सका। नंबर 3, सिद्धांत का कोई स्पष्ट प्रमाण व्यवस्थित संकल्पना आधारित नहीं होकर कल्पित तथ्यों पर ही आधारित है। 4, भूसंरचना के बारे में भ्रामक विवरण प्रस्तुत किया गया। वास्तव में ये लंबे संकरे तथा उससे जलीय भाग होती हैं, जबकि डेली ने सागरों को भूसंरचना का रूप दिया है। ये सिद्धांत प्रत्येक सागर के पर्वत निर्माण की आशा करता है, जो कि असंभव है। नेक्स्ट है जोली का तापीय चक्र या रेडियो सक्रियता सिद्धांत। जोली ने 1925 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे तापीय चक्र अथवा रेडियो सक्रियता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसने माना कि महाद्वीप सियार निर्मित हैं, जिनका घनत्व 2.67 है, तथा महासागरीय तली का निर्माण सीमा से हुआ है, जिनका घनत्व 3 है। भूगर्भ में रेडियो सक्रिय पदार्थों का असमान वितरण पाया जाता है, जो निरंतर ऊष्मा का विसर्जन करते हैं। महाद्वीपीय भागों के नीचे रेडियो सक्रिय पदार्थ महासागरीय तली की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। महाद्वीपों के ऊपरी भाग से विकिरण द्वारा ताप का निरंतर ह्रास होता रहता है, अतः रेडियो सक्रिय पदार्थ जनित ऊष्मा का संचय नहीं हो पाता, जबकि सागरीय तली के नीचे या सीमा में ऊष्मा का संचय होता रहता है। गहराई में रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा इतनी अधिक हो जाती है कि बेसाल्ट चट्टानें गलनांक पर पहुंच जाती हैं। तापमान बढ़ने पर सीमा पिघलने से उनका घनत्व कम हो जाता है तथा सियाल महाद्वीपों के भाग उसमें डूबने लगते हैं। इससे महाद्वीपीय जल का महाद्वीपों के किनारे पर अतिक्रमण होने लगता है तथा तलछट का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भूसंरचना का निर्माण होता है। जोली ने इस अवधि को सागरीय अतिक्रमण काल कहा। सीमा के में तैरते महाद्वीपों पर ज्वारीय बल के कारण प्रवाह होने लगता है। स्थानांतरण के कारण अधः स्तर का ताप घटने लगता है, जिससे ये पुनः ठोस अवस्था में आने लगता है। इससे उनका घनत्व पहले की भांति बढ़ जाता है। महाद्वीप पुनः ऊपर उठने लगते हैं। इससे सागरीय क्षेत्र पीछे हटने लगता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। जोली ने इस अवधि को सागरीय निर्वर्तन काल कहा। महाद्वीपीय किनारों पर संपीड़न की क्रिया से निक्षेपित तलछट में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस सिद्धांत की भी आलोचना निम्न बिंदुओं के तहत की गई। सिद्धांत का आधार भूगर्भिक रेडियो पदार्थ है, जिनके विषय में आज भी विस्तृत तथ्यात्मक ज्ञान उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के समस्त किनारों पर पर्वत निर्माण होने चाहिए, जो कि नहीं है। 3, महाद्वीपों के किनारे ही भूसंरचना मानकर भूसंरचना के बारे में भ्रामक विवरण दिया गया है। 4, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पर्वत निर्माण के सभी कालों के मध्य समान अंतराल होना चाहिए, जो कि नहीं है। नंबर 5,
5 अदय स्तर में एक बार पिघलकर पुनः ठोस अवस्था में आना स्थापित नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट आता है होम्स का संवैनिक धारा सिद्धांत। आर्थर होम्स ने भी रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न होने वाली धाराओं के आधार पर 1929 में संवैनिक धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया। यद्यपि इसमें जोली की भांति रेडियो सक्रिय पदार्थों का समावेश था, किंतु होम्स ने पूर्णतः भिन्न तरीके से भूपृष्ठ की आकृतियों की उत्पत्ति को प्रभावी ढंग से समझाया। इस कारण इस संकल्पना को अन्य की तुलना में अधिक मान्यता मिली है। होम्स ने पृथ्वी की संरचना को दो भागों में बांटा। ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा, जिसकी रचना सियाल से हुई है। निचले भाग को अदय स्तर कहा, जिसकी रचना सीमा से हुई है। सियाल महासागरों में नहीं पाई जाती। पृथ्वी पर रेडियो सक्रिय पदार्थों का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। होम्स के अनुसार क्रस्ट या सियाल की ऊपरी परत पर रेडियोधर्मी पदार्थों के अपने आप विघटित होने रहने की क्रिया से ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में निकलती है। वह सीधे वायुमंडल में विकिरण द्वारा फैल जाती है। इसके दूसरी ओर इसकी निचली परत में अदय स्तर में यद्यपि रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, किंतु उनके निरंतर विखंडन से जो ऊष्मा निकलती है वह इसी स्तर पर या नीचे की परत में एकत्रित हो जाती है, क्योंकि इसका वायुमंडल से सीधा संपर्क नहीं है एवं ऊपरी आवरण भी सियाल परत से ढका रहता है। इसी तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। तापमान अधिक बढ़ने से नीचे के भाग में अति उष्णता, ऊपर के भाग में शीतलता की विपरीत स्थिति बनती है। इस तापीय अंतर को पुनः संतुलित करने के लिए संवैनिक धाराएं चलने लगती हैं। संवैनिक धाराओं के दो वर्गों में बांटा जाता है। आरोही धाराएं या उठते हुए स्तंभ की धाराएं जो भूगर्भ से भूपटल की ओर चलती हैं। अवरोही धाराएं गिरते स्तंभ की धाराएं जो कि भूपटल से भूगर्भ की ओर चलती हैं। आरोही धाराओं के कारण भूपटल पर तनाव उत्पन्न होता है और अवरोही धाराओं के कारण संपीड़न। जो तरंगें ऊपर की ओर उठकर क्षैतिज दिशा में निकट के महासागरों के किनारे को और आंतरिक सागरों के किनारों आमने सामने मिलकर नीचे की ओर उतरती हैं, तब वहाँ अवतरण होता है। इसी से भूसन्नति और संपूर्ण पर्वत निर्माण की दशा का विकास होता है। जब महाद्वीपों के मध्य से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्थल भाग दो खंडों में विभक्त हो जाता है। अतः अदय स्तर में एकत्रित गर्मी धीरे धीरे ऊपर आकर वहाँ से विकिरण द्वारा बाहर विलीन होती जाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात संवैनिक धाराएं धीरे धीरे कमजोर पड़कर रुक जाती हैं। इस प्रकार पर्वत निर्माण क्रिया का विकास 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। नंबर 1 भूसन्नति अवस्था। ये भूसन्नति के निर्माण की अवस्था है। ऐसे सबसे अधिक अवधि इसकी होती है। इसमें दो भिन्न केंद्रों से आने वाली संवैनिक धाराएं परस्पर मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती हैं। इसमें महाद्वीपों से अपरदन द्वारा लाए गए अवसादों का निरंतर जमाव एवं भूसन्नति की तली में धसाव होता रहता है। अवतरण, दबाव तथा भू अभ्यंतर के ताप के कारण तलछटी सेलों का रूपांतरण होता है, जिससे उनका घनत्व बढ़ जाता है। नंबर 2 पर्वत निर्माण अवस्था। इस अवस्था में संवैनिक धाराओं की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, किंतु यह अवस्था अल्पकालिक होती है। धाराओं में तीव्रता का प्रमुख कारण अवरोही धाराओं में शीतल पदार्थों का अवतरण तथा आरोही धाराओं में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। तीव्र गति से आती हुई संवैनिक धाराएं जब मिलकर नीचे मुड़ती हैं, तो भूसन्नति में जमा तलछट पर संपीड़न के कारण वलन पड़ने लगते हैं और पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है विकास अवस्था। इस अवस्था में संवैनिक धाराओं की गति क्रम क्षीण होने लगता है। निक्षेपण समाप्त हो जाने से दबाव कम हो जाता है। इससे पर्वतों के उत्थान प्रारंभ होता है। पर्वतों का अंतिम चरण के रूप में धीरे धीरे विकास होता है। इसके साथ ही संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में अपक्षय अपर्दन के कारकों का तेजी से प्रभाव पड़ता है। इससे पर्वत निरंतर घिस घिस कर नीचे होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय रूप से संतुलन स्थापक शक्तियों के प्रभाव से कहीं कहीं उत्थान भी हो सकता है। विश्व के अधिकांश अल्पाइन क्रम पर्वत इसी अवस्था से गुजरे हैं। उपरोक्त तीनों अवस्थाएं ही महासागरों में समान रूप से नहीं होती। इसका प्रमुख कारण संवैनिक धाराओं का कहीं क्षीण तो कहीं तीव्र होना है। होम्स का सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति तथा वर्तमान में पर्वतों के वितरण की व्याख्या करता है। प्रारंभ में पेंजिया महाद्वीप का विघटन उसके मध्य से संवैनिक धाराओं के विपरीत दिशा में चलने से हुआ। इसी 33 भूअवनति बनी। बाद में इससे आल्पस हिमालय की उत्पत्ति हुई। लारेंसिया के पश्चिम की ओर विस्थापन के साथ ही अमेरिका के पश्चिम तट व संवैनिक धाराएं उतरने से अवरोध के कारण रॉकीज एवं एंडीज पर्वत बने। इसकी भी कुछ आलोचना की गई है। ये सिद्धांत पृथ्वी के भीतर की ऐसी घटनाओं, संवैनिक धाराएं, गिरते उठते स्तंभ पर आधारित है जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है।
नंबर 2, क्रस्ट के नीचे संवैनिक धाराओं का मुड़कर क्षैतिज रूप में प्रवाहित होना संदेहास्पद है। 3, ये धाराएं पृथ्वी पर सीमित स्थानों पर ही सक्रिय क्यों हैं? 4, पदार्थों के रूपांतरण द्वारा उनके नीचे धसकना भी भ्रामक है। 5, प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति का विशेष विवरण नहीं दिया गया है। इन आलोचना व कमियों के बावजूद भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के साक्ष्यों से होम्स के विचार को विश्वसनीयता मिलती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में विभिन्न महाद्वीपीय महासागरों प्लेटों के किनारों पर पर्वतीकरण की क्रिया को संपन्न होते हुए बताया गया है। प्लेटों के अभिसारी व अपसारी किनारों के टकराने विक्षेपण से पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसा हम इसके प्लेट विवर्तनी उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने पर्वत कितने प्रकार के, उनका वर्गीकरण और पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।